हेलो हेलो। स्वागत है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने इससे पहले यहाँ पे इस चैप्टर को एंड किया था, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। और बहुत कुछ चीज़ें आपको पहले से पता ही होंगी। Alcohol and phenol consist of two parts, an alkyl aryl group and a hydroxyl group. The properties of alcohol of phenol are due to these hydroxyl group. Hydroxyl group का मतलब है OH group। OH group। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्कोहल और फिनॉल या कहीं पे भी क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन एटम्स हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सरफेस एरिया का फंक्शन है। तो जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। यहां तक आ गया सबकी समझ में। द OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से अल्कोहल और फिनॉल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। It is interesting to note that the boiling point of alcohol and phenols are higher in comparison to other classes of compounds, namely कौन से हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ईथर्स हो गए, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल और प्रोपेन, ठीक है, इथेनॉल और प्रोपेन इनमें दोनों में कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन फिर भी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इथेनॉल एक अल्कोहल है और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ध्यान रखना, कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां मिलेगी, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन 3 जगहों पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो जरा ध्यान से, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास 46 है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। मेथॉक्सीमीथेन का मॉलिक्यूलर मास 46 है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, अब ये हमारा ईथर है, ध्यान दो ये ईथर है, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 248 केल्विन है। और जो हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, उसका भी मॉलिक्यूलर मास लगभग कंपेरेबल है 44, और उसका बॉइलिंग पॉइंट 231 है। सबसे ज़्यादा किसका है, इथेनॉल का, मतलब अल्कोहल का, फिर ईथर का, और फिर हमारा एक हाइड्रोकार्बन का। अब ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, पहले भी हमने देखी थी जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे थे। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो होती है अल्कोहल और फिनॉल की, वो पानी में हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है। साइज ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इसके बाद में हमारे पास एग्जाम्पल 11.3 है, इसमें आपको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग, है ना। तो जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है और इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जिसका सबसे कम है तो मीथेनॉल, मीथेनॉल में एक ही कार्बन है, उसके बाद फिर आएगा इथेनॉल, उसके बाद फिर आएगा प्रोपेन वनॉल, उसके बाद फिर आएगा ब्यूटेन वनॉल एंड देन ब्यूटेन टू ऑल। अब कौन सा पहले आएगा, ध्यान दो, सबसे पहले मीथेनॉल आएगा, फिर इथेनॉल आएगा 2 कार्बन, फिर प्रोपेनॉल आएगा 3 कार्बन, उसके बाद कौन आएगा
उसके बाद ब्यूटेन 2 ओल आएगा, फिर ब्यूटेन 1 ओल आएगा और उसके बाद पेंटेन 1 ओल आएगा। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो ये ब्यूटेन 2 ऑल है इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन 1 ऑल से कम होगा और उसके बाद फिर हमारा पेंटेन 1 ऑल आएगा। सिमिलरली हम अगर बी पार्ट में देखें तो हमारे पास ब्यूटेन होगा, हमारे पास क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एथॉक्सी इथेन, सबसे पहले हमारे पास एन ब्यूटेन है ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फिर हमारा एथॉक्सी इथेन आएगा, फिर ये एल्डिहाइड आएगा एंड देन हमारा अल्कोहल आएगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है, ये जो एल्डिहाइड है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है, लेकिन फिर भी एथॉक्सी इथेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटानॉल का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल बड़े वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं। वर्सेटाइल कंपाउंड्स का मतलब है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। देख लो, अगर बॉन्ड OH वाली, ये वाली बॉन्ड अगर टूटेगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की, अगर ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाली बॉन्ड अगर टूटेगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इसकी वजह से अल्कोहल क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हमारी कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगी, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगी, तो कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसी मैनर में बेटा रिएक्ट करते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, तो देखो कोई अल्कोहल हमारे पास है और ऑक्सीजन के पास इस तरीके से लोन पेयर हैं और यहाँ पे एक प्रोटॉन आया। अब ये प्रोटॉन एसिड से आ सकता है या कहीं से भी आ सकता है। ये प्रोटॉन आया और इस अल्कोहल पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे H+ है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ गया और यहाँ H2 हो गया, मतलब ये वाला H+ यहाँ जा कर के जुड़ गया। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ पे क्या होता है कि ये OH2, मैंने बताया है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। शर्म की बात है कि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बड़े शर्म की बात है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, जिस पॉजिटिव चार्ज को देख करके कोई न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे अल्कोहल कैसे काम कर रहा था, यहाँ पे अल्कोहल ने काम किया एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे देखो जैसे ये H2O निकलने लगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गया। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ खींच लेगा, जिससे कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कौन? अल्कोहल। तो ध्यान रखना, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगी तो इलेक्ट्रोफाइल, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड टूटेगी तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल काम करता है। आ गया समझ? चलिए अब दिमाग लगा के देखना, इसमें रटने वाला पार्ट बहुत कम है। अल्कोहल अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब अल्कोहल एक सिग्निफिकेंट एसिडिक कैरेक्टर भी कैरी करता है। अब एसिडिक कैरेक्टर कैसे कैरी कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। देखो ये अल्कोहल किसी एक्टिव मेटल, अब एक्टिव मेटल हमारा क्या है, जो कि हाइड्रोजन लिबरेट करता है एसिड में से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे एक्टिव मेटल्स होते हैं। अब ध्यान दो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये अल्कोहल एक एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है ना, और यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड हमको मिल गया। सिमिलरली टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है इसमें क्या होगा, Al यहाँ पे जा कर के जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट हो गई। सिमिलरली फेनॉल जो है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसके अलावा फेनॉल्स जो है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फेनॉक्साइड और पानी देते हैं।
ध्यान दो ये वाली रिएक्शन, फिनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, हमको क्या दे रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड प्लस वाटर दे रहा है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, चलो तब ठीक है। अब देखो ध्यान से, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, तो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। पोलर नेचर होता है OH बॉन्ड का, उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है एल्कोहल का। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे, जिससे कि पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम हो जाती है और एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ध्यान देना, प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, चार्ज एक ही जगह पे आकर के स्थिर हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ आएगी, बताओ, तुम खुद ही बताओ। चार्ज एक ही जगह पे आकर के स्थिर हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे केवल एक एल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा है और इन टर्शरी अल्कोहल्स की एसिडिटी सेकेंडरी अल्कोहल से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्काइल, 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा और कहीं पर भी चार्ज स्थिर हो जाए, हम कहते हैं ना कि पैसा अगर रुक जाए, चार्ज को तुम समझो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पैसा है, तो कहीं पर भी चार्ज अगर रुक जाता है या कहीं पर भी वो स्थिर हो जाता है तो वो बहुत ही गंदा क्या होता है, बहुत ही गंदा हमारा अब इसमें से अगर तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो इसका क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना। तो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कब कब होता है, स्टेबल तब होता है जब चार्ज घूमता रहता है, चार्ज एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं होता, डीलोकलाइज्ड होता है, तब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और रेजोनेंस का काम ही यही है कि चार्ज को डीलोकलाइज कराए। यहाँ पे चार्ज ऑक्सीजन पे जाकर के स्थिर हो जाएगा, वैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये H+ देगा ही नहीं आसानी से, अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। समझ में आ रहा है। एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, ये ध्यान रखना, पानी से वीक एसिड होते हैं। ध्यान दो यहाँ पे कि हमारे पास ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है किसका, एल्कोहल का। देखो एल्कोहल हमारा ये होगा ROH, ठीक, हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें। तो ये अगर एसिड है तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है और यहाँ पे पानी एज एन एसिड काम कर रहा है। अब एसिड क्या करता है, तो हमने कहा कि एसिड जो है H+ देता है, तो एसिड से जब H+ यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड हमारा एल्कोहल बनेगा और यहाँ पे OH- हमको मिलेगा। ये हमारा वाटर का कॉन्जुगेट बेस है। अब जिसने H+ दिया, जिसने H+ दिया वही तो एसिड होगा। यहाँ पे एसिड कौन होगा, वाटर होगा। तो वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड होता है देन एल्कोहल, ध्यान रखना, वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड होता है देन एल्कोहल। अब यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे तो हमने H+ पहले ही हटा दिया था। जब हमने H+ पहले ही हटा दिया था और इसका कॉन्जुगेट बेस पहले ही बना दिया था, तब फिर हम ये क्यों कह रहे हैं, तब फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड है। इसके पास तो H+ था ही नहीं, तो ये देगा कहाँ से। तो देखो यहाँ पे अब इसके पास H+ आ गया है और यहाँ पे वाटर का हमने कॉन्जुगेट बेस ले लिया है, इसको अपना H+ इसको दे देना चाहिए तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमेशा और हमेशा पानी और जब एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस होगा तो पानी ही हमेशा क्या करेगा, अपना H+ देगा, ना कि एल्कोहल देगा, है ना। दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल।
ऑल्सो इन द above रिएक्शन वी नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन, ये वाला, ये जो चीज है ये एल्कोक्साइड आयन है। एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन अगर बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता तो ये H प्लस यहां से खींच लेता, लेकिन ये नहीं खींच रहा है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, इसका मतलब ये बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर भी नहीं है। वी सजेस्ट दैट द एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेसिस। सोडियम एथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड क्या है? C2H5O माइनस, ये सोडियम एथॉक्साइड है, Na+। ये एथॉक्साइड आयन होगा ना, तो सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आ गया समझ? अब एसिडिटी ऑफ फेनॉल की बात कर लेते हैं। एल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज वेल। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन। हमने देखा है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अगर ये ऑक्सीजन दे दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ऑक्सीजन जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये ब्रॉन्स्टेड क्या हो जाते हैं? बेस। ध्यान दो, देने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेस कहलाता है, लेने वाला इलेक्ट्रॉन्स को एसिड कहलाता है। एसिडिटी ऑफ फेनॉल की अगर हम बात करें, एसिडिटी ऑफ फेनॉल की अगर हम बात करें तो यहां पे द रिएक्शंस ऑफ फेनॉल विद मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। तो हमको ये पता चल रहा है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फेनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फेनॉल मॉलिक्यूल as depicted in its resonance structure causes the oxygen of OH group to be positive। यहां पे ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। रेजोनेंस होती है, यहां से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठ के नीचे आया तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट दैट फेनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स। तुम खुद ही देखो कि यहां से फेनॉल में से जब तुम H+ हटाओगे तो यहां पे हमको फेनॉक्साइड आयन मिलेगा, और ये जो फेनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा स्टेबल है। ये जो हमारा फेनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फेनॉल है अपना H+ बड़ी आसानी से दे देगा, क्योंकि हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। H+ दे करके ये फेनॉक्साइड आयन ही तो बनाएगा। अब ये जो फेनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के थ्रू बहुत ज्यादा स्टेबल है। एलिफैटिक अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, C2H5OH ले लेते हैं, चलो ये H+ देगा तो यहां पर क्या होगा? कोई रेजोनेंस नहीं है, बल्कि इसका जो प्लस आई इफेक्ट है इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन फेनॉल में क्या हो रहा है? जब ये H+ देगा तो फेनॉक्साइड आयन बनेगा और फेनॉक्साइड आयन में होगी रेजोनेंस, जिसकी वजह से फेनॉक्साइड आयन विल बी मोर स्टेबल। तो इस वजह से ये H+ बड़ी आसानी से दे देता है। ठीक है, चलो यहां पे फेनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आपको बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पे तुम देख पाओगे कि यहां पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नीचे आएंगे, ये सिग्मा, ये पाई और ये लोन पेयर, तो ये कॉन्जुगेशन है। जब तक कॉन्जुगेशन होता जाए तब तक चलाते जाओ। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेनॉक्साइड आयन के हमें बनाने होंगे अगर आएगा तो। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, तो वो क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा -m इफेक्ट से, है ना। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा, क्योंकि मेटा पे कोई मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फेनॉक्साइड आयन व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप इन जनरल
डू नॉट फेवर। अब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जैसे प्लस आई इफेक्ट जो दे रहा है वो क्या करेगा, एसिडिटी घटा देगा, जैसे कि एल्काइल ग्रुप। डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ। क्रेसोल्स, क्रेसोल्स मतलब ये हमारे क्या होते हैं, क्रेसोल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रेसोल्स। अब ये जो क्रेसोल हैं आर लेस एसिडिक देन फिनोल। क्रेसोल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल। आ गया समझ। फिनोल से कम एसिडिक होते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी में काफी फर्क पड़ेगा, वो उतना स्टेबल नहीं होगा। तो ये H+ बड़ी आसानी से नहीं निकलेगा यहां से। पीके वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा उतना वो बेकार एसिड है। आर्थोनाइट्रोफेनॉल, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो मतलब -M। मेटानाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ध्यान रखना बेटा, यहां पे एक एक्सेप्शन है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता, क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से क्या होता है कि H+ निकलेगा नहीं आसानी से। केवल ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के केस में इतना याद रखना है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से H+ निकलेगा नहीं आराम से, इसलिए इसके पीके की वैल्यू पैरानाइट्रोफेनॉल से ज्यादा है। देखो, मतलब पैरानाइट्रोफेनॉल से ये बेकार एसिड है। ध्यान दो, पैरानाइट्रोफेनॉल से ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बेकार है। मेटानाइट्रोफेनॉल और ज्यादा बेकार है, क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई -M इफेक्ट लगेगा नहीं। फेनॉल देखो, फेनॉल 10, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं जो कि -M इफेक्ट से क्या करे, फेनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करे। क्रेसोल्स की जो पीके की वैल्यू होगी फेनॉल से ज्यादा ही होगी, तो यहां पे ज्यादा है, देख पा रहे हैं आप लोग। और फिर हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल तो सबसे ज्यादा है, 15.8, सबसे बेकार एसिड है। अब यहां पे क्वेश्चन है प्रोपेनवनोल, तो ये एलिफैटिक अल्कोहल है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये तो बहुत अच्छा एसिड है। 3 नाइट्रोफेनॉल, एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और वो भी हाँ पैरा पोजीशन पे, 1 मिनट, 3 नाइट्रोफेनॉल है ना, हाँ मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। 3,5 डायनाइट्रोफेनॉल, फेनॉल और 4 मेथाइल फेनॉल। अब बताइए, सबसे बेकार प्रोपेनवनॉल होगा, उसके बाद 4 मेथाइल फेनॉल होगा, उसके बाद फिर फेनॉल आएगा, उसके बाद फिर 3,5 डायनाइट्रोफेनॉल होगा क्योंकि -M इफेक्ट है, सॉरी, फिर आएगा 3 नाइट्रोफेनॉल और फिर 3,5 डायनाइट्रोफेनॉल, और उसके बाद सबसे ज्यादा -M इफेक्ट इसमें मिल रहा है हमको, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल में सबसे ज्यादा एसिडिटी हमको देखने को मिलेगी। तो देख लेना, -M इफेक्ट कभी भी ध्यान रखना, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, -M इफेक्ट एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। हमेशा फेनॉल जो है वो एलिफैटिक अल्कोहल से ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। दूसरा, क्रेसोल्स जो हैं वो फेनॉल से हमेशा कम एसिडिक होंगे, और अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो वो फेनॉल से हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। एस्टेरिफिकेशन पे आते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखी है लेकिन फिर भी एक बार और हमको देखनी पड़ेगी ये। Alcohol and phenol react with carboxylic acid, acid chloride and acid anhydride to form esters. ईस्टर बनता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में। अब देखो हम कैसे कराएंगे ये रिएक्शन। यहां पर हमारे पास या तो कोई एलिफैटिक अल्कोहल हो सकता है या तो हमारे पास फिनॉल हो सकता है। AR का मतलब बेंजीन रिंग है ना, तो या तो ये हो सकता है या फिर हमारे पास कोई एलिफैटिक अल्कोहल हो सकता है। इसकी हमने ट्रीटमेंट कराई विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पे बेटा पानी निकलेगा, H2O निकलेगा, तो यहां से आप H2O निकाल दीजिए, इस तरीके से आप H2O निकाल दीजिए और बाकी जो भी बच रहा है उसको जोड़ दीजिए, और ये रिएक्शन H+
हमने इसकी मैकेनिज्म भी देखी है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ध्यान से इसकी मैकेनिज्म के साथ एस्टरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत छोड़ना। यहाँ पे पानी निकल गया, अब इसकी जगह पे हमने यही लिया, फेनॉल ले सकते हैं या कोई एलिफैटिक एल्कोहल ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने लिया कोई एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे मान लो हमने ले लिया। अब ये रिएक्शन मैं आपको करके बता रहा हूं, देखो देखो ध्यान से, आपको अगर प्रोडक्ट बनाने आ गए प्रेडिक्ट आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से मान लीजिए आपके पास क्या है, फिनोल है, फिनॉल है या कोई भी एलिफैटिक एल्कोहल है, हमें तो ग्रुप से मतलब है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ये चीज निकल सकती है, ये यहाँ से निकल के क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है CH3COOH, और यहाँ पे जो चीज़ बची उसको जोड़ दीजिए, तो फाइनली जो हमारे पास आया वो आया CH3COOH प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा COOCH3, तो ये हमारे पास और ये हमारे पास बन गया, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये भी एक तरीके का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है, ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है। यहां पर भी ये आप देख पाओगे कि ये हमारा ईस्टर बन रहा है, ठीक। इसके बाद में जरा देखिए ध्यान से, इसके बाद में जरा देखिए, एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो यहां से आप HCl हटा दीजिए, HCl निकाल दीजिए, HCl निकालेंगे और ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी, ध्यान रखिएगा, बेसिक मीडियम में पिरिडीन बेस है, तो HCl आप निकाल दीजिए और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बनेगा और HCl यहां पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl, जो ये HCl बना है इसको न्यूट्रलाइज करे जिससे कि ये रिएक्शन आगे की तरफ जाए, ठीक है। इट शिफ्ट्स द एक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये वाली चीज आप कम करोगे तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी इसको और बनाने के लिए, तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं जिससे कि ये और ज्यादा हमको मिले, ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो, ठीक है ना, इसलिए पिरिडीन का इस्तेमाल यहां पर हम करते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड, क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई, एक तरीके का एस्टरिफिकेशन ही है ये, एक तरीके का एस्टरिफिकेशन ही है ये। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ये हमने लिया सैलिसिलिक एसिड और यहां पे हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या लिया, अरे बोलो, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, ठीक। अब यहां से क्या करो, ये चीज हटा दो, जो हमने पहले किया था ये चीज हट गई, और जो बचा उसको इधर जोड़ दीजिए, जो बचा इसको इधर जोड़ दीजिए, तो यहां पे क्या होगा, OCOCH3, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, ये किस बला का नाम है बेटा, ये बहुत बढ़िया दवाई है, कभी फीवर आ जाता है, कभी हमको जो है हाथ पैरों में दर्द होता है, तो ये एस्पिरिन है, पैरासीटामॉल जिसको आप कहते हो, ठीक है। पैरासीटामॉल वैसे थोड़ा अलग है लेकिन सॉल्ट उसमें इसी का होता है, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन हम देते हैं फीवर वगैरह के केस में, एनाल्जेसिक है, ठीक है, पेन किलर भी है, तो ये बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। तो आपने आज एक दवाई बना ली, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये एस्पिरिन है और यहाँ CH3COOH निकल गया। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड हम ल्यूकास टेस्ट को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं, झूठ मत बोलना, देख चुके हैं, देख चुके हैं हम बहुत अच्छे से। 3 डिग्री सबसे तेज टर्बिडिटी शो करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है ना। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ रिएक्शन जब होती है तो जिसके साथ भी होगी, जो भी हमारा हैलोजन होगा वही कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन हमको मिल जाएगा, ये भी रिएक्शन हम देख चुके हैं।
हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, जैसे मान लो हमारे पास ROH है प्लस फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड मान लो PbR3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, RBr बन जाता है। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? ठीक है, याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? RBr बन जाता है। इसके अलावा क्या होता है, H3PO3 हमारे पास बनता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक, ये भी हम देख चुके हैं। अब आते हैं डिहाइड्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमारा जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, 443 केल्विन एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा देता है। इसमें मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे तेज डिहाइड्रेट करता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अब देखना जरा ध्यान से, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि जीओसी आपका कितना काम कर देती है अगर आपने उसको सही से पढ़ा हो। अब जरा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना, ध्यान से आपको देखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये अल्कोहल है CH3CH2OH, और यहां पे हमने लिख दिया कॉन्क H2SO4 और हीट का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? हीट का साइन। मैंने आपको बोला था हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाते वक्त, क्या बोला था? हमें तो नहीं याद है कि हम इवन एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे इन अल्कोहल, फेनॉल और ईथर। ये इवन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि आपको OH हटा देना है। यहां पे आपको क्या करना है? OH हटा देना है। और ध्यान रखना, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। ध्यान दो, ये अल्फा कार्बन है। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जो है वो हमारा अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये हमारा बीटा कार्बन है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो अल्फा और इधर वाला बीटा। तो OH इस वाले अल्फा कार्बन से हटाइए और बीटा कार्बन से एक H हटा दीजिए। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, यहां पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये एल्कीन बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ये एल्कीन बन जाएगा। तो यहां पे हमको बेटा यही करना है, अल्फा कार्बन से OH हटाएंगे और बीटा कार्बन से आपको H हटा देना है। अब इसके मैकेनिज्म पे आएंगे। मैकेनिज्म इसका देखो कितना आसान है। हमारे पास अल्कोहल है, H प्लस आयन कहां से आया? अरे भैया H प्लस आयन तो H प्लस आयन तो H प्लस आयन तो एसिड से आया, H प्लस आयन तो एसिड से आया। ठीक, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं, वहां से H प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये H प्लस आयन फास्ट है, पहला स्टेप ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सोनियम आयन बनेगा, हाँ। ये H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा जा करके। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो H प्लस जा करके यहाँ जुड़ जाएगा। खुश हो? ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास H जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया। ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमको मिल गया। क्या मिल गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। नहीं आया समझ में? नहीं आया, ठीक है। अरे H प्लस यहां जाकर के जुड़ गया तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए ना, तो ऑक्सीजन पे खुद पे पॉजिटिव आ गया। अब ये तो बड़े शर्म की बात है। तो यहां पे पानी निकलेगा, H2O यहां से निकल जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और यहां पे देखो क्या मिल गया हमें। अरे बोलो बोलो, कार्बोकैटायन बन गया। और ये कार्बोकैटायन यहां पे कैसा है? ये कार्बोकैटायन यहां 1 डिग्री है। इसके बाद क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटाने के लिए यह हाइड्रोजन हटेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देगा। यह हाइड्रोजन यहां से हटेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देगा और यहां पे देखो एल्कीन बन जाएगा। फिर से ध्यान दो, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यह हाइड्रोजन हटेगा। यह हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, थोड़ा सा कार्बन की बस ज्यादा होती है। ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देगा। जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ये वाले होंगे ये इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे तो एल्कीन बन जाएगा। और H प्लस आयन क्योंकि एज अ कैटलिस्ट है, कॉन्क H2SO4 कैटलिस्ट है, तो वो यूज नहीं होंगे, वापस हमको मिल गए।
तो यहां पे आपको रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में देखना है कि सबसे तेज टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इस मैकेनिज्म में आपने देख भी लिया कि कार्बोकैटायन बन रहा है और ये मैकेनिज्म लिखने को भी आती है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। स्टेप 1 फास्ट है, स्टेप 2 स्लो है और स्टेप 3 हमारा इसमें कुछ दिया नहीं है फिलहाल। ये स्टेप भी रिवर्सिबल, तीनों के 3 स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, याद कर लेना, इसको लिख के देख लेना प्लीज। कुछ भी नहीं है, पहले क्या होगा, H+ आयन का अटैक होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, H2O का एलिमिनेशन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बीटा कार्बन होगा उसमें से H+ निकलेगा और यहां पे एल्कीन बन जाएगा। ठीक है ना, आ गया समझ? चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अब हम ऑक्सीडेशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल्स का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, क्या देता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना मुश्किल होता है, वहां एलिमिनेशन चल जाता है और एल्कीन मिल जाता है। ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि यहां पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे एल्डिहाइड मिलता है, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन उसका करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स डायरेक्टली। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम, ये क्या करता है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक देता है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उस केस में एल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक रिएजेंट है जिसका नाम है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंडरी अल्कोहल को हम कीटोन में ऑक्सीडाइज करा सकते हैं बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। और टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वाइग्रस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 वगैरह हम लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें मिलता है कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो, प्राइमरी अल्कोहल के प्रेजेंस में जब हम कॉपर रखेंगे एट 573 केल्विन तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड मिला, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिला, 3 डिग्री अल्कोहल में यहां पे एलिमिनेशन चल जाता है। बताया था आपको, यहां पर क्या होता है, एलिमिनेशन चल जाता है। वाइल टर्शरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होकर के यहां एल्कीन बन गया, देखिए ध्यान से। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल में एलिमिनेशन चल जाता है। रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स की हमको बात करनी है, अब इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। रिएक्शंस ऑफ फेनॉल की बात करनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। तो यहां पे जो नाइट्रेशन होता है इसमें हमारे पास फेनॉल को जब हम डाइल्यूट HNO3 में डालते हैं तो यहां पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहां पे NO2+ है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो हमने कहा यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहां पे नाइट्रो ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा। और ऑर्थो पैरा आइसोमर्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है और मैंने आपको बताया था ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरा नाइट्रोफेनॉल इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। फेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यहां हमने डाइल्यूट लिया था तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल पिक्रिक एसिड। एक पिक्रिक एसिड हमने यहां बनाया, एक पिक्रिक एसिड हमने हेलो एल्केन्स में बनाया था आखिरी में, याद कर लेना, वो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद में ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट 273 केल्विन क्या देगा,
हमको ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और पैराब्रोमोफेनॉल हमको मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट कम मिलता है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर अटैक करने में, इस पोजीशन पे अटैक करने में मुश्किल होती है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं तो आराम से अटैक कर जाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड क्या देगा? माइनर मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या है? पैराब्रोमोफेनॉल। अब फेनॉल जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये बेटा फेनॉल का केमिकल टेस्ट है ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे। तो वहां क्या था? यहां पे ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड था एट 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दो 273 केल्विन। और यहां पे फेनॉल को हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल हमको मिलेगा और यहां पे HBr निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, HBr यहां पे निकल जाएगा और ये वाइट PPT होता है। तो ये फेनॉल का केमिकल टेस्ट आपको याद रखना है सही से, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन, इसके बाद में कोल्बे रिएक्शन। अच्छा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथाइल फेनोल। 3 मेथाइल फेनोल का मतलब क्या है? ये फेनॉल होगा, ये पहला, सेकंड, थर्ड, CH3, ठीक। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथाइल फेनॉल। अब यहां पे हम क्या करा रहे हैं? डाइल्यूट HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब NO2 प्लस कहां पे जाकर के अटैक करेगा? देखो दोनों ही ग्रुप्स क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दोनों ही ग्रुप्स क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच होगा और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच होगा। इसके रिस्पेक्ट में OH के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो, CH3 के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो। तो यहां पे NO2 को अटैच होना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, दो ग्रुप्स लगे हुए हैं। NO2 को इस पोजीशन को अप्रोच करने में मुश्किल होगी। ये वाली पोजीशन ऑर्थो और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा। तो यहां पे NO2 जाकर के जुड़ जाएगा। समझ में आई? यहां पर जाकर के NO2 जुड़ जाएगा। और डायनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथाइल फेनोल, डायनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथाइल फेनोल। अच्छा, इसके अलावा यहां पर भी हमारा क्या होगा? NO2 जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे नहीं जुड़ेगा, ध्यान दो, यहां पे NO2 नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहां पे 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस इनका काफी ज्यादा है। तो यहां NO2 को अप्रोच करने में मुश्किल होगा, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करने में मुश्किल होगा। यहां NO2 जुड़ सकता है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है। यहां पे NO2 जुड़ सकता है, क्यों? इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा है। आ गया समझ? आ गया समझ? डायनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथाइल फेनोल, डायनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथाइल फेनोल मतलब 2 बार नाइट्रेशन कराना है। तो देखो, एक बार यहां पे जुड़ेगा, एक बार यहां पे जुड़ जाएगा, डायनाइट्रेशन। और मोनोनाइट्रेशन ऑफ फेनाइल मिथेनोएट। मिथेनोएट मतलब हमारा एक ईस्टर है, ठीक है, फेनाइल मिथेनोएट। तो यहां पे आप देखो कुछ इस तरीके का होगा, ये फेनाइल और मिथेनोएट है तो OCO-CH3। बोलो हाँ कि ना? बोलो। अब यहां पे ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। ध्यान दो, ये ग्रुप क्या करेगा? ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप कैसा है? अच्छा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में देगा कि नहीं देगा? ध्यान दो, ये ग्रुप कैसा होगा? देखो ध्यान से, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के माध्यम से देते हैं वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो खींचते हैं बेंजीन रिंग से वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अब ऑर्थो पोजीशन पर अगर हम NO2 लगाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, हमें मोनोनाइट्रेशन कराना है, मतलब एक ही जगह पे हम NO2 लगा सकते हैं, तो सबसे स्टेबल पोजीशन हमको पैरा पोजीशन मिलेगी। आ गया समझ? देखो देखो ध्यान से देखो, तुम्हारी नहीं समझ में आया। हमारा 3 मेथाइल फेनॉल है, जैसे मान लो ये है और ये है।
हमें मोनोनाइट्रेशन कराना है तो NO2 कहाँ कहाँ लग सकता है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है और ये ऑर्थो है, यहाँ लग सकता है लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा है तो यहाँ लग सकता है। इसके अलावा इसके रिस्पेक्ट में ये वाली ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पैरा है तो यहाँ पर भी लग सकता है। ठीक है, समझ में आया। अगर डायनाइट्रेशन कराना है तो एक ही बार में दोनों पोजीशंस पे लगा दो। समझ में आ गया। तो बस हमको OH और CH3 की जो रिलेटिव पोजीशन है वो डिटरमाइन करती है कि NO2 कहां लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप्स कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, नॉट बाय रेजोनेंस, ध्यान देना, ये रेजोनेंस से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसलिए मैं कहता हूं NCERT बहुत बहुत ज्यादा गहरी लिखी है, बिना गुरु के समझ में नहीं आती है NCERT। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि हम NCERT कर लेंगे, हम तो खुदा हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे, क्योंकि NCERT में वो सारी चीजें हैं लेकिन सब छुपी हुई हैं। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन देख लो। अभी हमने सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था? सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया था एस्पायरिन बनाने में। कैसे बनेगा वो सैलिसिलिक एसिड? देखो, फेनॉल को NaOH में डाला तो यहां पे सोडियम फेनॉक्साइड मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+, यहां पे हमको क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना, ये रिएक्शन बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको केवल इतना देता है, वो तुमको केवल NaOH, CO2 और H+ देता है, और यहाँ पे तुमको बताना होता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा। और उसके बाद अगर वो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर का माइंड गड़बड़ाया होगा तो सैलिसिलिक एसिड से फिर एस्पायरिन भी बनवाएगा वो, एस्टिडिफिकेशन करा करके। ध्यान रखना है, सैलिसिलिक एसिड कैसे मिलेगा? कोल्बे रिएक्शन से। कोल्बे रिएक्शन क्या है? फेनॉल प्लस NaOH gives us sodium phenoxide in the presence of carbon dioxide and H plus gives us what? Gives us salicylic acid. Reamer-Tiemann, again a very important reaction. Phenol in the presence of chloroform and aqueous NaOH एक इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट आपको ध्यान होना चाहिए। NaOH की प्रेजेंस में हमको ये चीज मिलती है, यहाँ पे Na को हटाना है तो यहाँ पे H+ से रिएक्ट करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और यहाँ पे हमें सैलिसिल डिहाइड मिल जाता है। देखो, यहाँ पे COH होता तो ये सैलिसिलिक एसिड होता, CHO है तो सैलिसिल डिहाइड बन गया। ठीक है, सैलिसिल डिहाइड क्या है, हमको कैसे मिला? हमको मिला बाय रीमर-टीमन रिएक्शन। ध्यान रखना, इस रीमर-टीमन रिएक्शन में नीट 2018 का सवाल, इंटरमीडिएट क्या है? तो डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट। ध्यान रखना, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये इसमें मैकेनिज्म में बनता है। फेनॉल पे जिंक के चरणों की धूल डाल देंगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। फेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 एंड H2SO4 हमको बेंजोक्विनोन देता है। ठीक है, phenols are slowly oxidized to dark colored mixture containing quinone। तो ये Na2Cr2O7 क्या है? बेसिकली जैसे K2Cr2O7 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे ये भी है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फेनॉल किसमें? बेंजोक्विनोन में। ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, तो देखो सैलिसिल डिहाइड कैसे बनेगा? बाय रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में हमारे पास जो वो होता है क्या? अरे वही रिएजेंट, वो होता है एक्वस NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म, एक्वस NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म, जो कि सैलिसिल डिहाइड मिलता है। और कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड मिलता है, जिसमें हम NaOH से फेनॉल का ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। याद कर लो प्लीज, एक दो बार लिखो, रिएक्शंस याद हो जाएंगी और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद में बेटा आपको क्या करना है, ये जो थोड़ा सा सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स आपको दिए गए हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। मीथेनॉल क्या है और इथेनॉल क्या है, ठीक है ना? थोड़ा सा आप इसको बस एक बार रीड कर लेना। मुश्किल है कि इससे सवाल आएगा, बस फर्मेंटेशन वगैरह के बारे में बताया गया है कि फर्मेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हमारी शराब बनती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें मेरा कोई काम नहीं है, आप आराम से रीड कर सकते हो। बेटा ये वाली जो शुगर है, इसको ये जो शुगर है इसको क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर।
और इसको जो हाइड्रोलाइज कराने में एंजाइम मदद करता है, इसको इन्वर्टेज कहा जाता है क्योंकि ये इन्वर्ट शुगर है, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में टूट जाता है। और ये जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और यहाँ पे जाइमेस की प्रेजेंस में, यहाँ पे जाइमेस की प्रेजेंस में जो कि एंजाइम यीस्ट में मिलता है, जाइमेस की प्रेजेंस में यहाँ अल्कोहल या शराब मिलती है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। The action of zymase is inhibited once the percentage of alcohol form exceeds 14%. क्लास 11th बायो के एनसीईआरटी में 13% दिया गया, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में 14% दिया गया है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में सवाल आएगा तो 14% पे टिक करना है, ठीक है ना। तो ये हमको यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल को हीट कर दिया, या कॉमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में मिक्स करोगे और पिरिडीन में मिक्स करोगे तो ये डीनेचरेशन ऑफ एल्कोहल हो जाता है, ये हमारे पीने लायक नहीं बचता। जो कॉमर्शियल एल्कोहल होता है, आपने देखा होगा कि इथेनॉल जो हमारा होता है, इथेनॉल जो हमारा होता है वो पेट्रोल वगैरह में भी पड़ता है, ठीक है ना, इथेनॉल। तो ये जो कॉमर्शियल एल्कोहल होता है, इसको अनफिट, नहीं तो आदमी वहां से भी निकाल के पी लेगा, है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, तो उसको अनफिट बनाया जाता है फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद कॉपर सल्फेट एंड पिरिडीन। इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। मिथेनॉल हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, ये ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज इवन कॉज डेथ। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ईथर्स मैंने आपको करा दिया, विलियमसन सिंथेसिस के अलावा आपको कुछ नहीं करना इस साल। तो ये भी हमारा खत्म हुआ। कल हमारा आएगा बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में उनका स्ट्रक्चर लिखना बताएंगे। तब तक के लिए रिवाइज करिए सब कुछ, ठीक है ना, पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।